Hello students, a very warm good afternoon to all of you. I hope you are studying well. और जैसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन अपने अपने ट्रैक पे बढ़िया से चल रही है, लेकिन आपके प्रिपरेशन में मैं थोड़ी सी हेल्प आपकी करने के लिए आई हूँ। और जो टॉपिक्स बच्चों को थोड़े ट्रिकी लगते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट या जिन चीज़ों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कशन करेंगे, ताकि उन टॉपिक्स के सवाल आपसे आसानी से बन सकें और नीट का कोई भी क्वेश्चन आपसे अनटच्ड ना रह पाए। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आज आ जाते हैं। जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, वो है हमारा डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग। ठीक है, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ सोनाली मैम एंड मैं आपको बॉटनी के टॉपिक्स में आगे भी हेल्प करती रहूंगी। तो उसके पहले आप हमारे पहले टॉपिक के साथ कनेक्ट हो, इसे समझने की कोशिश करें और देखें कि आपको तरीका कैसा लगता है और आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, बहुत इजीली समझ पाएंगे, और आज के बाद से ये आपको टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, जो है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और हिंदी में अगर कहें तो डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डीएनए की पैकेजिंग पहले समझे, इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा डीएनए क्या होता है। डीएनए, जो कि फुल फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए हमारा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसकी वजह से हम इसे डीएनए कहते हैं। डीएनए हम सभी जानते हैं कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे सेल के अंदर जो नेचर ने मटेरियल प्रोवाइड किया है, वो है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, हम लोग डीएनए की डिस्कवरी की बात करते हैं कि डीएनए की खोज किसने की, तो खोज से रिलेटेड, डीएनए की खोज से रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नाम आता है, वो है जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, जिसके लिए इन दोनों दिग्गजों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताते हैं कि जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो आज हमें ये बता पाए कि डीएनए का अपना एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में होती है, उसका डेटा उन्होंने एक साइंटिस्ट के लैब से लिया था, जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। और अनफॉर्चुनेटली उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, उसके पहले ही वो पास्ड अवे हो गई। ठीक है, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हमें डीएनए से रिलेटेड कुछ डेटा दिए। ठीक है, अब हम आज उन डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट से ऐसा क्या हुआ कि हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटा रिट्रीव हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटा मिली। ठीक है, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिली कि डीएनए के अंदर जो ढेर सारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उन दो कंसेक्यूटिव बेसेस के बीच की दूरी या डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर्स। ठीक है, यानी ये 0.34 नैनोमीटर्स क्या है? हमारा दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो टू बेस पेयर्स के बीच की ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारा हो गया 0.34 नैनोमीटर्स। अगर इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। ठीक है, यानी मीटर्स में अगर हम इस यूनिट को लिखना चाहें तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब आप सोचोगे कि हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं,
फिर अचानक से ये डिस्टेंस का क्या लेना देना है इससे? तो डिस्टेंस का लेना देना है, ठीक है। डिस्टेंस का लेना देना इसलिए है स्टूडेंट्स कि पैकेजिंग की जरूरत उस स्ट्रक्चर की पड़ती है जो खुद बहुत ही बड़ा होता है और उसे एक छोटी सी जगह में पैकेज होना होता है, फिट होना होता है। तो जब किसी बड़ी सी चीज को छोटे से स्पेस में फिट होना होगा तो वो चीज क्या करेगी? अपने आप को पैकेज कराएगी, अपने आप को कॉम्पैक्ट करेगी। और ये कॉम्पैक्शन कैसे होता है? ये कॉम्पैक्शन डीएनए की कॉइलिंग से होता है और इसकी फर्दर सुपर कॉइलिंग से होता है, ठीक है। तो आज हम कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग सभी कुछ समझेंगे डीएनए का, लेकिन उसके पहले इस डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग समझ लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बाद आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि किसी भी डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर, मेरा ख्याल है आप डिप्लॉयड का मतलब समझते होंगे कि एक ऐसा सेल जिसके पास क्रोमोसोम्स 2 सेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो जिन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की 2 सेट्स रहती हैं उन सेल्स को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड सेल कहते हैं। ओके, तो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर कितना बेस पेयर प्रेजेंट रहता है उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। इतने बेस पेयर्स हर डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर रहते हैं, ठीक। तो ये जो बेस पेयर्स हैं ये कहां पे प्रेजेंट है? ये तो डीएनए पे प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए हमारा क्या है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर और जोड़कर बनता है। सो अभी तक हमने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की स्टूडेंट्स कि 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रहती है 0.34 नैनोमीटर्स, जिसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, ठीक है। और दूसरा डेटा जो अभी मैंने आपको बताया कि ईच डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर कुल मिलाकर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इन अ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल, there are 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, ठीक है। अब हमें पूरे डीएनए की लेंथ निकालनी है कि ये इसका ओवरऑल लेंथ कितना होता है। सो लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सेल, डिप्लॉयड सेल ऑफ द ह्यूमन। आप क्या करेंगे? जितनी बेस पेयर्स आपको दे रखी हैं उसको आप टोटल 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास पूरी की पूरी एक सेल के अंदर की डीएनए की लेंथ निकल के आ जाएगी। सो चलिए हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड विथ 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, ठीक है। तो चलिए ये -9 + 9 कैंसिल हो गया और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कुल मिला के निकल के आएगी 2.24 मीटर्स, ठीक है। इमेजिन करो जो डीएनए किसी एक सेल के अंदर है उसका टोटल लेंथ है 2.24 मीटर्स, लगभग 2.25 मीटर की लेंथ की डीएनए एक सेल के अंदर है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता दें कि सेल जो कि हमारा नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, I hope you all know this, कि we cannot see this structure with our naked eye, यानी कि इसका साइज इतना स्मॉल है कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो साइज है वो माइक्रोन्स में है, जिसकी वजह से हम इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, ठीक है। तो जो सेल का हमारा डायामीटर है बेटा ये आता है 10 टू द पावर -6 मीटर्स, जिसको आप 1 माइक्रोमीटर भी कह सकते हो। तो माइक्रोमीटर देखो इसकी डायमेंशन है 10 टू द पावर -6 मीटर और डीएनए किसी सेल के अंदर की कितने लेंथ की निकल के आ रही है? 2.24 मीटर्स। डीएनए खुद इतना बड़ा है और सेल इतना छोटा है, फिर भी डीएनए सेल के अंदर की एक छोटी सी स्ट्रक्चर, सेल के कंपैरिजन में तो ये स्ट्रक्चर छोटा ही है, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पैकेज रहता है या प्रेजेंट रहता है,
ठीक है। तो इतना लंबा डीएनए 2.24 मीटर का डीएनए ये इतने छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर फिट कैसे हो रहा है, तो उसी क्वेश्चन का सवाल इसी सवाल का जवाब है स्टूडेंट्स कि अगर इसे फिट होना है इनसाइड द स्मॉल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, इसको अपने आप को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। और कॉम्पैक्शन कैसे आएगी? कॉम्पैक्शन आएगी इसकी कॉइलिंग से। अगर कोई लंबी सी चीज है और इसको थोड़े से स्पेस के अंदर फिट होना है, तो इसको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस कैसे हैं? वो चेंजेस हैं डीएनए की लगातार कॉइलिंग और फर्दर सुपर कॉइलिंग। और जब डीएनए अपने आप को कॉइल और सुपर कॉइल करके कॉम्पैक्ट करता है और इस छोटे से स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम पैकेजिंग कहते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि इतने लंबे डीएनए को यदि छोटे से स्ट्रक्चर में, जिसका कि डायमेंशन माइक्रोमीटर्स में है, उसके अंदर यदि फिट होना है, तो फिट होने के लिए डीएनए अपने आप को कॉइल और सुपर कॉइल करके अपने आप को कॉम्पैक्ट बनाती है, और इसी कॉम्पैक्शन प्रोसेस को हम पैकेजिंग कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉम्पैक्शन of DNA after coiling and super coiling, इसे ही हम कहते हैं पैकेजिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग। ठीक है। और चूंकि डीएनए जो है उसका अपना हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट। तो चलिए ठीक है, इसका हमने मतलब समझ लिया। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। वी ऑलरेडी नो कि ये होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और डीएनए दोनों ही के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो आपने ऑलरेडी सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हमारा जो रिलेवेंट पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि डीएनए की पैकेजिंग, यानी डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता। इट इज नॉट इन स्कैटर्ड फॉर्म। दिस इज नॉट इन स्कैटर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अगर स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो ये किस तरीके से प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट इस तरीके से है कि कुछ बेसिक प्रोटीन्स की मदद से ये अपने आप को उनके ऊपर रैप करता है, अपने आप को कॉइल करता है, और कॉइल करने के बाद एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियोइड, जिसे हम जीनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड जिसे हम जीनोफोर भी कहते हैं, ये कॉम्पैक्ट फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कहां पे बेटा? इट इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, बट ये कॉम्पैक्ट फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब ये कॉम्पैक्शन किसके मदद से आई है? डीएनए अपने आप ही एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं कि अपने ऊपर ही रैप होता चला जाएगा या कॉइल होता चला जाएगा। इसको किसी एडिशनल स्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, और वो एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं कुछ बेसिक प्रोटीन्स। वो एडिशनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बेसिक प्रोटीन्स। अब ये बेसिक प्रोटीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो, तो वैसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं बेसिक प्रोटीन्स। अब इन बेसिक प्रोटीन्स की क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि हमारा जो डीएनए है ये खुद होता है एसिडिक इन नेचर। ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। और क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है। और हमें पता है कि देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट टाइप्स ऑफ द चार्जेस।
तो डीएनए खुद निगेटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप्स, और ये जो बेसिक प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ रही है। किसकी वजह से? कुछ बेसिक ग्रुप्स की वजह से, अमाइनो एसिड्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो डीएनए है ये इन बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर आसानी से रैप ओवर होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद निगेटिवली चार्ज है और बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, और बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए आसानी से कॉइल्ड हो जाता है, डीएनए आसानी से रैप्ड हो जाता है। लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कि हम यूकैरियोट्स में देखेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के साथ डीएनए मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम फर्दर क्रोमैटिन और आगे फाइनली वो क्रोमोसोम बनाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एब्सेंट, ठीक है, लेकिन हिस्टोन जैसे बेसिक प्रोटीन्स कुछ प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में जिनको हम कहते हैं पॉलीएमीन्स। ठीक है, हिस्टोन नहीं है तो क्या हुआ? कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, एंड सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीएमीन्स। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। इन प्रोकैरियोट्स द बेसिक proteins are non-histone proteins and they are polyamines या polyamines। ठीक है, तो polyamines की मदद से डीएनए gets compact। डीएनए क्या हो जाता है? पॉलीएमीन्स की मदद से कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये बना लेता है न्यूक्लियोइड। ये बना लेता है न्यूक्लियोइड। आई एम श्योर आपने बैक्टीरिया के बारे में जब पढ़ा होगा तो ये टर्म्स आप ऑलरेडी जानते हैं। यू आर फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ दी टर्म्स। न्यूक्लियोइड जिसे हम जीनोफोर भी कहते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो ये सब इनके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की हमने अभी बात की। अब जो नेक्स्ट हायर लेवल है हमारा वो है यूकैरियोट्स। हायर लेवल इसलिए कहा क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ये ज्यादा एडवांस्ड होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यहाँ डीएनए का जो कंपैक्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे होता है ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, यहां भी हमें कुछ बेसिक प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बेसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो बेसिक प्रोटीन्स अभी मैंने आपको बताया दैट दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब हिस्टोन के भी कितने टाइप्स? हिस्टोन के टाइप्स होते हैं कुल H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये 5 अलग अलग टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे याद करने वाली है, ये जो H1 हिस्टोन है ये डायरेक्ट पैकेजिंग में कहीं रोल नहीं प्ले कर रहा। ठीक है, सो इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग। अब इसका मतलब हम आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट वरी। अब बस कॉन्सेंट्रेट करके एक एक लाइन को ध्यान से समझें। ठीक है, ये जो 4 डिफरेंट टाइप के आप हिस्टोन प्रोटीन्स देख रहे हो दैट इज H2A, H2B, H3 और H4, यही वो 4 मेन टाइप के हिस्टोन्स हैं। ठीक है, जो पैकेजिंग ऑफ दी डीएनए में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कैसे देख लेते हैं। कुल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स लगती हैं क्रोमैटिन मटेरियल की एक यूनिट को बनाने में। ये आप 4 सब यूनिट्स देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के, फ्रंट साइड से देख रहे हैं, फ्रंट फ्रेम से, एंड फ्रॉम द बैक फ्रेम 4 और रहेंगे जिनको मैं ब्रोकन लाइन से दिखा रही हूं। ठीक है, तो इससे आप ये अज्यूम कर लीजिए कि 4 सब यूनिट्स फ्रंट फ्रेम से आपको दिख रहे हैं और 4 प्रोटीन्स आपको बैक फ्रेम से दिखेंगी। और ये प्रोटीन्स इस तरीके से हम मेंशन करते हैं H2A, H2B, H3
और H4, और ऐसे ही खूब आइडेंटिकल, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज इनके ठीक पीछे प्रेजेंट है। तो कुल मिला के कितने हिस्टोन की सब यूनिट्स हो गई? 8, जिसकी वजह से इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब होता है 8, MER मर का मतलब होता है सब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोन की 8 अलग अलग प्रोटीन्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इसे हम कह रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर को हम हिस्टोन कोर भी कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टोन कोर, जिसके ऊपर डीएनए को रैप ओवर होना है। कितनी बार वो टर्न्स लेती हैं? लगभग 1.25 बार। 2 पूरे टर्न्स इसके ऊपर कंप्लीट नहीं हो पाते, सिर्फ 1/3/4 टर्न्स कंप्लीट करके डीएनए नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर के पास चली जाती है, ठीक है। होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो चलो अभी हमने हिस्टोन ऑक्टामर ड्रॉ किया था स्टूडेंट्स, उसको जस्ट एज अ स्फेरिकल बॉल हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, एंड दिस इज 1 हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर डीएनए की होनी है रैपिंग। रैपिंग का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर बांधी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रैपिंग, ठीक है। तो देखो यहां डीएनए अपने आप को इस तरीके से रैप करता है। इसने इस पॉइंट पे एक टर्न कंप्लीट किया, और यहां से स्टार्ट करके 2 टर्न कंप्लीट होने से पहले ही ये दूसरी ऑक्टामर के पास चला जाता है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट ऑक्टामर। सी हियर, ये हो गया हमारा दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो डीएनए चूंकि रैप हो चुका है पहले वाले के ऊपर, नाउ इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट वन, और यहां फिर से वैसे ही 1/3/4 कॉइलिंग कंप्लीट करके ये किसी तीसरे हिस्टोन ऑक्टामर के पास जाएगा। आई बात समझ में? तो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि अब जो डीएनए की रैपिंग इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हुई है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस पूरी बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम को हम यूनिट ऑफ क्रोमैटिन कहते हैं। इसे हम यूनिट ऑफ क्रोमैटिन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जब आप किसी क्रोमैटिन फाइबर को ओपन करेंगे तो उसकी जो बेसिक यूनिट होगी वो एक न्यूक्लियोसोम होगी। वो एक न्यूक्लियोसोम होगी जिसको आप शॉर्ट में न्यू बॉडी भी कहते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडी। अब आपको मैंने बताया था कि एक हिस्टोन होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है डीएनए के कॉम्पैक्शन में, तो उसका रोल क्या है आखिर? आप यहां पे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कि 2 अलग अलग न्यूक्लियोसोम्स के बीच में हमें एक डीएनए का लेंथ ऐसा दिख रहा है जो ना इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम का है ना दूसरे न्यूक्लियोसोम का है। ये रादर इन 2 को लिंक करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से इस डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करती है हमारी H1 हिस्टोन। लिंकर डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करती है H1 हिस्टोन। सो दिस वन इज H1 हिस्टोन, क्योंकि जब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं रहेगा, कॉम्पैक्शन सक्सेसफुली नहीं हो सकती। तो ऑल्दो दिस H1 हिस्टोन इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ऑक्टामर, बट इट इज हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम यहां पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। डीएनए की लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इट इज 2.24 मीटर्स, ठीक है। तो डीएनए का जब आप डायमेंशन देखिएगा, उसकी डायमीटर देखिएगा, उसकी डायमीटर देखोगे तो ये होती है 2 नैनोमीटर्स, ठीक। लेकिन अब पैकेजिंग के बाद, ये रैपिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बना है, इसकी डायमेंशन है या डायमीटर है 10 से लेके 11 नैनोमीटर। दिस इज 10 to 11 नैनोमीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए की रैपिंग हो गई और कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी तो कहानी सिर्फ शुरू हुई है, ठीक है। डीएनए 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर, इसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका
डायमेंशन है 10 to 11 नैनोमीटर्स। अब किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, क्रोमैटिन कैसे बनेगा, देखो ये जो आप देख रहे हो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन बीड। ठीक है, जब पूरा क्रोमैटिन बन जाता है तो ये जस्ट लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि कोई एक धागा है और उसके अंदर कई सारी मोतियां डाल रखी हैं। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये उन मोती की माला का एक मोती है, दैट इज दिस इज वन बीड, जिसकी वजह से क्रोमैटिन को हम कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, ये कैसे बनेगा, तो सपोज दैट वन इज 1 यूनिट, तो ऐसे 6 यूनिट्स सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, जहां पे ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब यहां हमें हिस्टोन ऑक्टामर नहीं लिखना चाहिए, हमें न्यू बॉडी लिखनी चाहिए। दिस वन इज, दिस इज अ न्यू बॉडी, वैसे ही ये सारे भी अलग अलग न्यू बॉडी हैं। ठीक है, 6 ऐसी न्यू बॉडी एक सर्कुलर फॉर्म में अलाइन हो गई और उसके ठीक पीछे इसी टाइप का अलाइनमेंट चलता जाता है स्टूडेंट्स। 6 की संख्या में हर जगह पे आप देखोगे कि न्यू बॉडी अपने आप को इस तरीके से अलाइन करती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि एक लंबी सी फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को ही हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। देख लीजिए क्रोमैटिन फाइबर कैसे फॉर्म हो रहा है, डीएनए से स्टार्ट किया, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप कर गया, और कितने टर्न्स बेटा, जस्ट नाउ आई हैव सेड 1/3/4 टर्न्स। ठीक है, 1/3/4 कह सकते हो या 1.75 टर्न्स कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वन न्यू बॉडी। ऐसे कई सारी न्यू बॉडी है पूरी क्रोमैटिन फाइबर में, और ये कैसे बनी है, तो हर एक सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 6 न्यू बॉडी एक साथ कॉइल होके, मतलब कॉइलिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी हुई, रैपिंग ओवर हुई, ये सुपर कॉइलिंग हुई। ये क्या हुई, सुपर कॉइलिंग हुई। ठीक है, सुपर कॉइलिंग हुई, जिसकी वजह से ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसको हम कह रहे हैं क्रोमैटिन फाइबर, और इसका डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर। इसका डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर। ठीक है, तो 2 नैनोमीटर खुद अकेले डीएनए का डायमीटर, न्यू बॉडी का हमारा हो गया 10 to 11 नैनोमीटर्स, और जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर है उसका आ गया 30 नैनोमीटर्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रोमैटिन बन जाए तो हमारा क्रोमोसोम तो यहाँ बन के कंप्लीट होगा नहीं, अभी तो और भी स्टेप्स बाकी हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है, ये हमारा सोलेनॉइड है या क्रोमैटिन फाइबर है। अब ये आगे किस तरीके के चेंजेस हमें दिखाएगा वो देखते हैं। अब ये मैंने क्या बनाया, लूप जैसा स्ट्रक्चर। इस छोटे से सेक्शन को जब मैं इनलार्ज करूंगी, तो इनलार्ज करने के बाद, अभी मैंने जस्ट आपको क्रोमैटिन फाइबर बताया है, ये हमारा क्रोमैटिन फाइबर ही है, और जिस चीज की मदद से ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ये हमारा स्कैफोल्ड प्रोटीन है। दिस इज आवर स्कैफोल्ड प्रोटीन। ठीक है, तो स्कैफोल्ड प्रोटीन की मदद से दिस इज द लूप लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय आवर क्रोमैटिन फाइबर। दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, और ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर बना है, द लूप लाइक स्ट्रक्चर जो स्कैफोल्ड प्रोटीन की मदद से बन रहा है, इसका डायमीटर होता है 300 नैनोमीटर्स। दिस इज 300 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर, 30 से 300 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर डीएनए और हिस्टोन पैकेज के फॉर्म में रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, मेटाफेजिक
क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम से क्या लेना देना? अब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आप स्कैफोल्ड कह रहे हैं, जो लूप जैसा स्ट्रक्चर है, ये आगे फिर से फर्दर कॉइलिंग करता है लाइक दिस, ठीक है। और ये जो बेस आपको दिख रहा है ये एक्चुअली हमारा स्कैफोल्ड प्रोटीन है और इसके ऊपर आप इस तरीके से लूप जैसे स्ट्रक्चर देखोगे लाइक दिस, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, सपोज इतना छोटा सा सेगमेंट यहां पे मैंने आपको इनलार्ज करके दिखा दिया, ओके। So this loop-like structure has further coiled and the diameter of this further coiled structure is 700 nanometers. This is 700 nanometers. अब ये है क्या? In the chromosome we can see that there are two chromatids. हम क्रोमोसोम में देख सकते हैं कि दो chromatids present है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है? हमारे क्रोमैटिड में प्रेजेंट है। और अगर मैं इसको फिट करके यहां पे आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स, तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर और इसकी लूप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट को मैंने यहां पे इलैबोरेट करके दिखाया है। इट मींस कि क्रोमैटिड जो होती है, वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इसका खुद का डायमीटर है 700 नैनोमीटर्स और ऐसे दो आर्म्स हमें दिख रहे हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, तो 700 इसकी है तो 700 इसकी भी होगी, तो कुल मिला के इसका पूरा डायमीटर आ जाता है 1400 नैनोमीटर्स। इसका ओवरऑल डायमेंशन हो गया 1400 नैनोमीटर्स। तो हमने डीएनए से स्टार्ट करके अल्टीमेटली आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया कि कैसे डीएनए डबल हेलिक्स जो 2 मीटर लंबी है एक छोटे से क्रोमोसोम के अंदर फिट हो गई, ठीक है। इसमें हमने देखा मल्टीपल राउंड्स ऑफ कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, और हमने हर स्टेप पे उसका डायमेंशन भी देखा कि इसकी डायमीटर कितनी होती है। क्रोमोसोम जो फाइनली 1400 नैनोमीटर्स का है, हमने स्टार्ट किया था डीएनए जो खुद उसकी डायमीटर होती है 2 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो हमने डीएनए से स्टार्ट करके क्रोमोसोम पे एंड किया। तो यही हमारा ओवरऑल प्रोसेस होता है डीएनए की पैकेजिंग का या डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग का। तो इस टॉपिक में हमें इतना ही समझना था। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको कोई भी अगर कमी लगी है या आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आया है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।